गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए बीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था, पिछली कक्षा में हमने बात की थी जनसंख्या संसाधन प्रदेश। देखिए उसमें दो प्रकार की स्थितियां बताई थी मैंने आपको, एक थी जनाधिक्य वाली, एक थी जनाभाव वाली। जनाधिक्य देखिए जब जनसंख्या और संसाधन जो होते हैं उसमें अनुकूलतम जनसंख्या तब पाई जाती है जब दोनों का जो अनुपात होता है वह अनुकूल पाया जाता है। अगर संसाधन है हमारे पास और उस अनुपात में हमारे पास जनसंख्या अधिक पाई जाती है तो जनाधिक्य वाली स्थिति पाई जाती है, जिसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन सभी का विवरण मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी जनाभाव वाली स्थिति आती है। दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं मानी जाती है। जनाभाव वाली स्थिति में क्या होता है, हमारे पास संसाधन अधिक होते हैं लेकिन उन संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। अगर जनसंख्या कम होगी तो क्या उस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास होगा? उस क्षेत्र का भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास जनसंख्या नहीं होगी हम उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा की थी विस्तृत रूप से, और कौन कौन सी समस्याओं का ऐसी स्थिति में सामना करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र का या देश का विकास करने के लिए जो जनसंख्या और संसाधन है उन दोनों में अनुपात होना अति आवश्यक है। कोई देश तभी विकास कर सकता है जब इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, संतुलन पाया जाता है। और आज हम बात करेंगे जनसंख्या संसाधन प्रदेश की, कि देखिए इसको हम जनसंख्या की जो जनांकीय संरचना की जो अवस्थाएं थी वो भी इसमें शामिल होती हैं। जो विकसित देश होते हैं वो अलग से उनके संसाधन प्रदेश होते हैं और जो कम विकसित देश होते हैं वो उनके अलग से संसाधन प्रदेश माने जाते हैं। देखिए इसमें दो प्रकार के देश बताए थे मैंने आपको, एक था विकासशील देश और एक था विकसित देश। विकसित देश वो जो अपना विकास कर चुके हैं, ठीक है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय उच्च पाई जाती है और उच्च जीवन स्तर पाया जाता है। लेकिन विकासशील या अर्ध विकसित जो देश हैं, अगर हम उनकी बात करें, अर्ध विकासशील जो देश हैं वो अभी विकास की अवस्था से गुजर रहे हैं, अभी प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। और ऐसे देशों की जो अधिकांश जनसंख्या है वह ग्रामीण या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न पाई जाती है, जबकि विकसित देशों की जो अधिकांश जनसंख्या है वह नगरीय पाई जाती है। 70 to 80% जो जनसंख्या है वह नगरीय पाई जाती है और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रकार के व्यवसाय वहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे जनसंख्या संसाधन प्रदेश की। हेडिंग लिख लीजिए, जनसंख्या संसाधन प्रदेश। देखिए हमारे जितने भी जनसंख्याविद था उनका ऐसा मानना था कि मानव और जनसंख्या और संसाधन उसके अनुपात को और प्राविधिक उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या प्रदेशों का विभाजन किया गया। सबसे पहले एकरमैन थे, एकरमैन, इन्होंने इसका वर्णन किया कब था? 1959, क्या बोलते हैं, 59, हाँ, एकरमैन ने इसका सबसे पहले वर्णन किया था, 1959 में इसका वर्णन किया था। और विभिन्न प्रदेशों को उन्होंने क्या किया था, जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को एक श्रेणी में विभाजित किया था। ऐसा एकरमैन का मानना था कि किसी भी देश का विकास करना है तो उससे पहले उस प्रदेश को इन जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित करना अति आवश्यक है। उन्होंने किसी विशिष्ट समाज की जो तकनीकी स्तर है उसको मद्देनजर रखा कि किस प्रकार की उसमें तकनीकी यूज़ की जाती है ताकि जिसके माध्यम से उस देश या उस क्षेत्र का क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। और इसी आधार पर जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में उनको बांटा गया है। 5 भागों में विभाजित किया गया है। और आधार मैंने आपको बता ही दिया कि मनुष्य और जो संसाधन है या जनसंख्या संसाधन के अनुपात को और प्राविधिक उपलब्धता के आधार पर क्या किया, जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का विभाजन किया गया था। सबसे पहले किन्होंने किया था? एकरमैन ने किया था। कब किया था? 1959 में उन्होंने इन जनसंख्या प्रदेशों में विभाजन किया था। फर्स्ट बात करेंगे संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश। विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उनके नाम पर है इनके।
संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश। अब हम बात करें, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, आप सभी जानते हैं किस प्रकार का है। उच्च तकनीक पाई जाती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है, जनसंख्या कम है, उस अनुपात में संसाधन क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि अपने पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता वहाँ पर पाई जाती है, उससे अधिक विकास उस क्षेत्र का नहीं हो सकता है। कह सकते हैं कि वो भविष्य में भी उसी श्रेणी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे अधिक विकास नहीं हो सकता है और विकास की उच्चतम श्रेणी में इस प्रकार के जो देश हैं वो क्या हैं, उसमें शामिल हैं। देखिए क्या कहते हैं, ये जो प्रदेश होते हैं तकनीकी विकास की अगर हम बात करें, उच्च जनसंख्या तथा संसाधन जो अनुपात होता है, संसाधन क्षमता होती है, उसका अनुपात रखते हैं। जितने संसाधन हैं उस अनुपात में यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार के जो प्रदेश होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, अब देखिए संयुक्त प्रकार के देश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ उच्च तकनीकी पाई जाती है, जनसंख्या और संसाधन में एक अनुपात पाया जाता है, अनुकूल अनुपात पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए बोल सकते हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और आंशिक रूप से हम रूस को और अर्जेंटीना को इसमें शामिल कर सकते हैं। देखिए रूस 2 महाद्वीपों में विस्तृत है, एक है एशिया और दूसरा है यूरोप। रूस का जो भाग एशिया में शामिल है हम उसको साइबेरिया के नाम से जानते हैं, लेकिन यूरोप में जो भाग शामिल है हम उसको रूस के नाम से ही जानते हैं। तो आंशिक रूप से रूस में भी इतना अधिक विकास हो चुका है कि वह भी कौन से प्रकार के प्रदेश में शामिल है, संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश में वह शामिल है। आपने देखा होगा कि युद्धपोत वगैरह जितना भी हाई टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आती है, रूस से आती है। भारत ने भी जितने भी आपके जो लड़ाकू विमान है कहाँ से करता है खरीद, रूस से करता है। क्यों? क्योंकि तकनीकी इतनी अधिक विकसित है और उस विकसित तकनीक के कारण ही किस प्रकार के प्रदेश में शामिल है, संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश में रूस और अर्जेंटीना शामिल है। लेकिन फिर भी आंशिक रूप से माना है कि पूर्ण रूस नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से क्या कह सकते हैं कि हम जो रूस है वो किस प्रकार के प्रदेश में शामिल है, संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश में शामिल है। भौतिक संसाधनों की प्रचुरता पाई जाती है, क्षेत्रीय विस्तार भी पाया जाता है। भौतिक संसाधनों की प्रचुरता का अर्थ है कि सभी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं यहाँ। भौतिक संसाधन, प्रकृति ने जितने भी प्रकार के संसाधन दिए हैं वो सभी प्रकार के संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं और उनका क्षेत्रीय विस्तार पाया जाता है। ये क्षेत्र भविष्य में भी इसी श्रेणी में रहेंगे। कारण क्या है, इतने अधिक विकसित हैं कि इनको और अधिक विकसित या तकनीकी को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। कह सकते हैं कि यहाँ जो तकनीकी पाई जाती है वह चरम पर पाई जाती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, यहाँ तीव्र औद्योगिक विकास के कारण या तीव्र विकास के कारण कुछ हानिकारक प्रभाव भी परिलक्षित होते हैं। देखिए जो क्षेत्र जितना अधिक विकास करता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो विकसित देश हैं उनमें कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या पाई जाती है प्रदूषण की समस्या। कारण क्या था, देखिए जैसे जैसे नगरीय जनसंख्या बढ़ती जाएगी, नगरीय जनसंख्या बढ़ने से जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वह एक जगह मिलेगा और जैसे ही शहरी जो जनसंख्या बढ़ेगी, शहरी जनसंख्या उतने ही वाहन बढ़ेंगे, यातायात परिवहन के साधन बढ़ेंगे और उतना ही अधिक पोल्यूशन होगा। या हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का भी ऐसे जो देश हैं उनको सामना करना पड़ेगा। आप देखते हैं जो देश जितना अधिक विकसित होता है पर्यावरण के अकॉर्डिंग उतनी ही अधिक समस्याएं वहाँ पर पाई जाती हैं। भारत की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन भारत में ऐसे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है वहाँ भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती हैं। दिल्ली है, हर बार हम प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जो देश होते हैं जहाँ नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, पीछे कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई थी, तो वो सब क्या है, वहाँ इतना अधिक तापमान बढ़ जाता है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। कई किलोमीटर दूरी में कि आग बुझा रहे हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। इतनी अधिक तीव्र गति से आग लग गई थी वहाँ के जंगलों में, न्यूज़ वगैरह देखा करो, सारी सूचनाएं रहती हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो देश जितना अधिक विकसित होता है उसके जो प्रभाव होते हैं, हानिकारक प्रभाव भी उसी गति से दृष्टिगत होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा, उच्च दक्षता के आधार पर विश्व के जितने भी संसाधन हैं उनको प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। यहाँ का जो जनसंख्या का आकार है वह सीमित होने के कारण तकनीकी ज्ञान में निपुण तथा हम कह सकते हैं उच्च
श्रम दक्षता यहाँ पाई जाती है कि कह सकते हैं कि दुनिया के अन्य जो संसाधन हैं उनका भी ये लोग उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि तकनीक है तो तकनीक के माध्यम से उस जो संसाधन है उसको निकालने, उसका खनन करने और उसका उपयोग करने की ये लोग क्षमता रखते हैं। लेकिन जितना अधिक विकास होता है पर्यावरण से संबंधित जुड़ी उतनी ही समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो जो संयुक्त राज्य प्रकार के जो प्रदेश हैं वो अपनी उच्च दक्षता के लिए, तकनीकी कौशल के लिए जाने जाते हैं और ये इतने अधिक विकास पे होते हैं कि उससे अधिक विकास नहीं हो सकता। अब देखिए क्या होता है, विकास का जो पैमाना है, हम देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का एक अनुपात पाया जाता है। जैसे जैसे देश विकसित होता जाता है तो जो ग्रामीण जनसंख्या है वह कम होती जाती है और नगरीय जनसंख्या बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि 100% नगरीय जनसंख्या होगी, उसके बाद उसका विकास होगा क्या? नहीं होगा। उसके बाद उसका विकास नहीं होगा, बल्कि जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसे ही नगरों में जनसंख्या बढ़ती है, आप सभी जानते हैं कि वाहन हैं, परिवहन के साधन हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। प्राथमिक व्यवसायों में उनकी भूमिका न के बराबर रहती है, लेकिन द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनमें उनकी भूमिका बढ़ती जाती है। अब आप औद्योगिकरण करेंगे, नगरीयकरण करेंगे तो बहुत सारी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। सेकेंड बात करते हैं यूरोपीय प्रकार के प्रदेश। इसमें आपको मुख्य चीज़ एक ही चीज़ याद रखनी है, जैसे जैसे देश है कि जैसे संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस का कुछ भाग, मतलब जो विकसित देश हैं वो कौन कौन से हैं और वो कौन सी श्रेणी में है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। अब भारत की भी बात आएगी कि भारत कौन सी श्रेणी में आता है, वो चीज़ कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। और ये जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश हैं हर बार क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में, तो वैसे भी आपको थोड़ा सा मोस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको इस क्वेश्चन को। यूरोपियन प्रकार के प्रदेश, अब देखिए नाम से क्या ज्ञात हो रहा है, यूरोपियन प्रकार के, तो यूरोप के अधिकांश जो देश हैं किस कैटेगरी में आएंगे? यूरोपियन प्रकार के प्रदेश में। यूरोपियन प्रकार के प्रदेश आप सभी जानते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित है उसी प्रकार से यूरोप वाला जो भाग है वो भी किस अवस्था में आता है? विकसित। तकनीकी कौशल, वो सभी चीज़ें यहाँ भी पाई जाती है। अमेरिकी क्षेत्रों के दृश्य यहाँ की जनसंख्या भी क्या है? सीमित है। आपको पता होगा, हमने पिछली कक्षा में भी बात की थी कि यूरोप में तकनीकी कौशल हुआ, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई। जैसे ही यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, यहाँ से जनसंख्या प्रवास करके कहाँ पहुँच गई थी? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो जब वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पहुँचे तो अपने साथ यहाँ से तकनीकी कौशल भी लेके गए थे, तकनीकी दक्षता भी लेके गए थे और उस तकनीक का उन्होंने क्या किया? उपयोग किया। तो जिस प्रकार से अमेरिका विकसित है उसी प्रकार से यूरोप जो है, यूरोप वाला जो क्षेत्र है वह भी किस श्रेणी में आता है? विकसित श्रेणी में आता है। उच्च तकनीकी ज्ञान पाया जाता है, जिस आधार पर ये प्रदेश जो विकसित दशा में हैं, ये जो प्रदेश हैं वो किस दशा में है? विकसित दशा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तकनीकी जो ज्ञान एवं कौशल है वह पाया जाता है। और कह सकते हैं कि इसकी तुलना में यहाँ क्षेत्रीय विस्तार क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है, जिसके कारण संसाधनों की उपलब्धता क्या है? कम है। आपने देखा होगा कि यूरोपवासी हैं, जहाँ भी संसाधन पाए जाते हैं वहाँ क्या हो जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगा लीजिए, भारत में लगा लीजिए, भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुए? व्यापार करेंगे, नए नए क्षेत्रों की खोज करेंगे, उनके पास जो संसाधन है हम क्या करेंगे? उनका उपयोग करेंगे, क्योंकि यूरोप में जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा इन्होंने कहा, इस दृष्टि से यहाँ क्या माना जाता है? जनाधिक्य वाली स्थिति मानी जाती है। यूरोप में जनाधिक्य की स्थिति आई, तभी क्या किया? यूरोपवासी प्रवास कर गए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पहुँच गए। वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति है कि अफ्रीका के बहुत सारे देशों में यूरोप के व्यक्ति पहुँचे हुए हैं, अपनी तकनीकी ज्ञान और कौशल का उपयोग करें ताकि वहाँ के जो संसाधन हैं उनका उपयोग कर सकें। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां, देखिए आप सभी जानते हैं कि यूरोप शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है और अफ्रीका की हम बात करें उष्ण कटिबंध में आ जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं ताकि उन संसाधनों का क्या कर सकें? उपयोग कर सकें। यूरोपीय प्रकार के जो क्षेत्र हैं पश्चिमी, उसमें कौन कौन से शामिल हैं? पश्चिमी तथा दक्षिणी यूरोप के उसमें राष्ट्र आते हैं, रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, यूगोस्लाविया। इनको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी देश हैं वो सभी उसमें शामिल हैं।
देखिए जिस प्रकार से हम एशिया की बात करते हैं, एशिया में जापान विकसित देशों की श्रेणी में है, ठीक है। उसी प्रकार से जो यूरोप है उसमें रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और यूगोस्लाविया है। इनको अगर छोड़ दें बाकी जितने भी देश हैं वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। और यही कारण है कि इन देशों को यूरोपीय प्रकार के देशों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में भी ये विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। इजराइल है, जापान है, मध्य सोवियत रूस है, वो सभी क्या हैं इस प्रदेश में शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? क्योंकि उन्होंने अपना विकास कर चुके हैं, इसलिए वो यूरोपियन प्रकार के प्रदेशों में शामिल हैं। लेकिन बात करें भारत की, चीन की, कोरिया की, टर्की की और घाना की, ये इस अवस्था तक पहुंचने वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। कह सकते हैं कि इस सीमा के समीप पहुंच चुके हैं कि जैसे ही अपना थोड़ा सा विकास और करेंगे तो यूरोपियन प्रकार के प्रदेश में शामिल हो जाएंगे। सही। यहाँ क्या है, सीमित संसाधनों पर आधारित है। जनाधिक्य वाले इन क्षेत्रों में जीवन योग्य जो परिस्थितियां पाई जाती हैं उसके लिए संघर्ष आरंभ हो गया है। कारण क्या है? देखिए संसाधन तो सीमित हैं, लेकिन जनाधिक्य मतलब जनसंख्या की अधिकता वाली स्थिति पाई जाती है, जिसके लिए जो जीवन है उसके लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। और जो तकनीकी विकास तथा बाहरी विश्व से व्यापार में सहायता करता है। और यहाँ पर जो संसाधन है बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनका दोहन किया जाता है। कह सकते हैं कि यहाँ जो संसाधन है बिखरे मतलब दूर दूर मिलते हैं। एक संसाधन यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, लेकिन फिर भी इनका दोहन करके ये अपना विकास करने में सक्षम है। और ये थे यूरोपियन प्रकार के प्रदेश। और भारत है, भारत के अलावा चीन, कोरिया, टर्की और घाना, ये वर्तमान समय में ऐसी स्थिति में है कि इस जो यूरोपियन प्रकार के जो प्रदेश हैं उसकी सीमा के समीप पहुंच चुके हैं। अगर थोड़ा सा विकास और कर लेंगे तो ये कौन से प्रकार के प्रदेश में शामिल हो जाएंगे? यूरोपियन प्रकार के प्रदेश में शामिल हो जाएंगे। यूरोप के जितने भी देश हैं, पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व वाले भाग के देश, वो सभी यूरोपियन प्रकार के प्रदेशों में शामिल हैं, क्योंकि वो सभी अपना विकास कर चुके हैं। फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, तो वो सभी क्या हैं? इस अवस्था में पहुंच चुके हैं यूरोपियन प्रकार के प्रदेश में। लेकिन यूरोप में भी कुछ ऐसे देश हैं जो अपना विकास नहीं कर पाए हैं यूरोपियन प्रकार के प्रदेशों के अनुसार, तो उनको इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया था रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है और यूगोस्लाविया है। ये कम विकसित हैं, जिसके कारण ये किस प्रकार के प्रदेश में शामिल नहीं हैं? यूरोपियन प्रकार के प्रदेश में शामिल नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है तो यूरोपियन नाम है तो यूरोप के सभी देश इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। कौन सा देश कितना विकास किया है, उस विकास के आधार पर ही इस प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। तीसरी बात करेंगे मिस्र प्रकार के प्रदेश, और इनको इसी सीक्वेंस से याद करना। जैसे भारत है, मिस्र प्रकार के प्रदेश में आता है, लेकिन अपना विकास कर लेगा तो कौन से प्रकार के प्रदेश में पहुंच जाएगा? यूरोपियन प्रकार के। यूरोप वाले अपना और अधिक विकास कर लेंगे तो संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश में पहुंच जाएंगे। तो तीसरा है अपना मिस्र प्रकार के प्रदेश। मिस्र अफ्रीका की एक नदी है, कौन सी? नील नदी। मिस्र देश है, मिस्र में नदी बहती है, नील नदी, नील नदी, हाँ नील। देखिए कहते हैं मिस्र प्रकार के प्रदेश, इजिप्ट हम जिसको बोलते हैं, ममीज जो मिलती हैं, वो भी एक टेक्निक होती थी कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसको केमिकल लगा के वो सुरक्षित रख दिया जाता था। देखिए सभ्यता उस समय उस चरम पर पहुंची हुई थी। तो अलग अलग समय में अलग अलग परंपराएं आई हैं, आप सभी जानते हैं वैसे भी कि मानव जब विकसित हुआ तो इन्हीं नदी घाटियों के किनारे उसको आश्रय मिला था, और यहीं सबसे बड़ी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभी यहाँ विकसित हुई हैं और अपनी चरम अवस्था में भी पाई गई है। तो बात करते हैं मिस्र प्रकार के प्रदेश। ये जो क्षेत्र होते हैं जनाधिक्य की समस्या से ग्रसित होते हैं। सीधी सी बात है, जनाधिक्य, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। भारत की बात करें, चीन की बात करें, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? जनसंख्या अधिक पाई जाती है। भूमि और कह सकते हैं कि जनसंख्या और संसाधन के मध्य संतुलन नहीं पाया जाता है। संसाधन सीमित है, लेकिन उस पर जो जनसंख्या है वह अधिक पाई जाती है, जिसके कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक पाया जाता है। देखिए हमारे पास क्या होंगे? संसाधन सीमित पाए जाते हैं, लेकिन उस पर जैसे ही जनसंख्या अधिक होगी तो जो जीवन स्तर है वह गिरने लगता है। कारण क्या है? भूमि पर दबाव बढ़ेगा, जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो
देखिए क्या होता है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, वो 5 व्यक्तियों का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन उसी 2 बीघा में 20 व्यक्तियों का भरण पोषण करना हो तो क्या होगा, आवश्यकताएं जो हैं वो सीमित करनी पड़ती हैं। तो आवश्यकताएं जैसे ही सीमित होंगी तो जीवन स्तर हम क्या कहेंगे, गिरने लग जाता है, बेरोजगारी, निर्धनता, इस प्रकार की समस्याएं सामने आने लगती हैं। तो जो मिश्र प्रकार के प्रदेश हैं, यहाँ जनाधिक्य की समस्या पाई जाती है। जनसंख्या और भूमि के मध्य संतुलन एक समस्या बनी हुई है। कारण क्या है, देखिए एक सीमा तक हम जो उत्पादन है, फसलों का उत्पादन, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद फसलों का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। हमने पीछे जितने भी सिद्धांत पढ़े थे इससे संबंधित, उसमें यही बात कही गई थी कि जो जनसंख्या है वह गुणोत्तर में बढ़ती है, जबकि जो हमारे संसाधन हैं वो उस अनुपात में नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा या असंतुलन होगा। तो ऐसे पर जब भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है तो अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ जनसंख्या विकास दर भी क्या पाई जाती है, तीव्र पाई जाती है, जबकि मुख्य आर्थिक जो क्रिया है वो क्या है, कृषि है। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जहाँ जनसंख्या अधिकता वाली स्थिति पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र अधिक पाया जाता है, वहाँ मुख्य व्यवसाय क्या पाया जाता है, कृषि पाई जाती है। और भूमि पर दबाव बढ़ेगा तो क्या कहा, फसल का उत्पादन एक सीमा तक बढ़ सकता है, उस सीमा के बाद फसल का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, वहाँ क्या होगा, असंतुलन होगा। तो इस प्रकार के जो प्रदेश पाए जाते हैं, मिश्र प्रकार के जो प्रदेश हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिकता की समस्या पाई जाती है। कृषि योग्य भूमि का जो अधिकांश भाग है, खाद्यान्न के उत्पादन किया जाता है। सामाजिक विकास का जो स्तर है वह भी अल्प विकसित होता है। यहाँ के जो लोग हैं पुरातन प्रवृत्ति के लोग होते हैं और विकासात्मक जो दृष्टिकोण होता है वह नकारात्मक पाया जाता है। मानव जीवन विकास की ओर उन्मुख न होकर मात्र जीवन यापन का तरीका है। देखिए आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से देश हैं जिनमें जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। मुख्य कारण क्या है कि पुरानी तकनीक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, खेती करते हैं, इतना ही करते हैं कि उनका जीवन चल सके। आपने देखा होगा कि जहाँ इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं वो क्षेत्र अधिक विकास नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है, एक तो कृषि पर निर्भरता रहती है, दूसरा कारण क्या होता है, उच्च तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में अधिक तकनीकी कौशल विकसित नहीं होता है। तो जो फसल का उत्पादन करते हैं, हाँ ठीक है, जो भी आपके पास से बीज है उसको खेत में बो दिया, जिस प्रकार का भी उत्पादन हुआ उससे क्या करते हैं, अपने कह सकते हैं कि जीवन के लिए नई खोज नहीं करते हैं या अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कोई अलग प्रयास नहीं करते हैं। सिर्फ जीवन यापन का एक साधन है कि हाँ खेत में फसल हो गई उसको खा लो और अपना जिंदा रह सको, सिर्फ इतना ही रहता है। और दूसरा कारण बताया इन्होंने कि मिस्र प्रकार के जो प्रदेश हैं उसमें मिस्र के अधिकांश देश जिनमें जनसंख्या अधिकता की समस्या पाई जाती है या जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति पाई जाती है। मिस्र है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, दक्षिणी यूरोप की अगर हम बात करें, सिजली, सार्डिनिया, दक्षिणी इटली, यूनान, दक्षिणी यूगोस्लाविया की हमने बात करी थी कि यूरोपियन प्रकार में शामिल नहीं है, किसमें है, मिस्र प्रकार में। सही है, जो इसमें शामिल नहीं है वो सारे किसमें है, मिस्र प्रकार में। घाना की बात की थी, अल्बानिया की बात की थी और वो सब, अल्जीरिया की बात करी थी, वो किसमें है, मिस्र प्रकार के प्रदेश में शामिल है। नई दुनिया की बात करें, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देखिए अब मुख्य जनसंख्या वाले क्षेत्र जितने भी हैं, भारत के पड़ोसी देश आप सभी जानते हैं, द्वितीय अवस्था से तृतीय अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, जनांकीय संक्रमण की, जहाँ पर जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति पाई जाती है। तो ऐसे जितने भी देश हैं वो किस में शामिल हैं, मिस्र प्रकार के प्रदेश में वो शामिल हैं। नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लेबनान, साइप्रस, भारत और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं किस प्रकार के प्रदेश में शामिल हैं, मिस्र प्रकार के प्रदेश में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर जनाधिक्य की समस्या पाई जाती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है और उस अनुपात में संसाधन क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। फोर्थ बात करेंगे हम, ब्राज़ील प्रकार के प्रदेश। ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका। छोटे छोटे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जैसे ब्राज़ील आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप में है। ब्राज़ील प्रकार के प्रदेश, देखिए क्या है, ब्राज़ील प्रकार के जो प्रदेश हैं हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रदेश में हिंद, चीन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका को शामिल किया गया है। लैटिन अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच वाला भाग या दक्षिणी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, अफ्रीका से भूमध्य रेखा 0 डिग्री जहाँ गुजरती है, गिनी का जो तट है उसको बोलते हैं, कांगो जो बेसिन है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। सही है।
उष्णकटिबंधीय 23.5 डिग्री से कर्क से मकर रेखा वाला जो बीच का भाग है अफ्रीका का, आप सभी जानते हैं सारा का मरुस्थल और जितने भी अधिक जनसंख्या वाले उष्णकटिबंधीय वर्षावन वो सभी कहाँ पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ तकनीकी विकास आवश्यक मात्रा में नहीं हो पाया, आवश्यक मात्रा में क्या, बिल्कुल ही नहीं हो पाया है यहाँ, जबकि ये जनसंख्या स्थापत्य में अग्रणीय है और यहाँ पर जो जनसंख्या और संसाधन है वो अनुपात संतुलित नहीं है। तकनीकी विकास के साथ यदि सामाजिक आर्थिक विकास होता तो जनाधिक्य की इस स्थिति में भी ये क्षेत्र क्या कर देते, जनसंख्या का पोषण करने में क्या पाए जाते, समर्थ पाए जाते। वर्तमान में ये क्षेत्र यूरोप तथा चीन प्रकार के मध्य की स्थिति के बीच में संघर्षरत पाए जाते हैं। कारण देखिए क्या है कि यूरोपियन और क्या बताया था, चीन प्रकार के जो क्षेत्र हैं उन दोनों के मध्य की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका के मोस्टली जो देश हैं वहाँ पर संसाधन तो है लेकिन उन संसाधनों का उपयोग नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ की जो कह सकते हैं कि जनसंख्या का भरण पोषण करने में ये क्या है, असमर्थ है। इस प्रकार के जो प्रदेश हैं वो जनसंख्या का भरण पोषण करने में क्या पाए जाते हैं, असमर्थ पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तकनीकी कौशल उनके पास है नहीं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो कंटिन्यू वर्षा होती रहती है, फसल का उत्पादन हो नहीं सकता। तो इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ तकनीकी कौशल भी नहीं है और इन क्षेत्रों का अधिक विकास भी नहीं हुआ है। अधिक विकास नहीं है तो जनसंख्या का भरण पोषण करने में ये जो क्षेत्र हैं वो क्या पाए जाते हैं, असमर्थ पाए जाते हैं। और लास्ट बात करेंगे हम आर्कटिक मरुस्थल प्रकार के प्रदेश। आर्कटिक मरुस्थल प्रकार के प्रदेश आप सभी जानते हैं जी, ऐसे क्षेत्र निर्जन बिल्कुल के संसाधन हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या पाई जाती है, जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। ये प्रदेश अभी भी जनसंख्या विकास की दृष्टि से अल्प विकसित हैं। कारण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, जहाँ उपलब्धता है वहाँ दोहन की पर्याप्त सुविधाएं परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं है। देखिए, या तो संसाधन नहीं है, अगर संसाधन है तो उनके दोहन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। यहाँ आर्थिक विकास की दृष्टि से कच्चे माल की आपूर्ति की क्षमता है, खनिज संसाधन है, खनिज तेल है, सामुद्रिक संसाधनों की उपलब्धता है, लेकिन भविष्य में तकनीकी विकास के उपरांत जनसंख्या विकास संभव है। कह सकते हैं कि जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है ऐसे क्षेत्रों में। भविष्य में हो सकता है जब जनसंख्या यहाँ पहुँचेगी तब इन क्षेत्रों का विकास हो जाए, लेकिन अभी तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विकास की संभावनाएं नहीं पाई जाती हैं। कारण क्या है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। ये जो क्षेत्र हैं देखिए कहाँ आते हैं, एंटार्क्टिक महाद्वीप तथा ग्रीनलैंड आते हैं। आप सभी जानते हैं कि ग्रीनलैंड है मोस्टली इसमें बर्फ़ से ढका रहता है, एंटार्क्टिका है बर्फ़ से ढका रहता है। अब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में पहले तो मनुष्य जीवित रहे ये जरूरी है, उसके बाद उन खनिज संसाधनों के बारे में सोच सकता है। तो यही कारण है प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। अगर संसाधन है तो भी क्या मनुष्य उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी भाग, यूरेशिया का सुदूर पूर्व उत्तरी भाग तथा उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती जितने भी द्वीप समूह हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। और इस प्रकार की परिस्थितियां विश्व के उष्ण मरुस्थलों में भी पाई जाती हैं। देखिए, उष्ण मरुस्थल की अगर हम बात करें, सहारा का मरुस्थल है, टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाता है कि संसाधनों का उपयोग करना तो बहुत दूर, मनुष्य के जीवित रहने ही क्या हो जाता है, जीवित रहना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में पहले मनुष्य उनके अनुसार क्या बनाए कि ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य जीवित रह सके, उसके बाद क्या उन खनिज संसाधनों के बारे में सोच सकता है। कह सकते हैं कि जो आर्कटिक प्रकार के मरुस्थल प्रकार के जो प्रदेश हैं, या तो वो क्या हैं, अत्यधिक ठंडे प्रदेश हैं या अत्यधिक गर्म प्रदेश है, या हम कह सकते हैं कि मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका महाद्वीप है वो क्या है, इसमें शामिल पाए जाते हैं। आज की क्वेश्चन सुनिए, ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट जनसंख्या संसाधन प्रदेश। अच्छे से आप इसको देखना और कौन सा देश कौन सी कैटेगरी में आता है उसको ध्यान रखते हुए आपको इसको स्टडी करनी है। आज का आपका क्वेश्चन सुनिए, सबसे अधिक विकसित कौन सा प्रदेश है, सबसे अधिक विकसित जनसंख्या संसाधन प्रदेश के बारे में बताइए, नाम बताएंगे आप मुझे। सेकंड आप बताएंगे मुझे कि भारत कौन से प्रकार के प्रदेश में शामिल है, भारत कौन से प्रकार के प्रदेश में शामिल है, और वहाँ की स्थितियाँ भी बताएंगे,
कोई दो विशेषताएं उस क्षेत्र की बताएंगे आप मुझे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।